साल पहले मैं टेक्सास से लुसियाना के लिए ड्राइविंग कर रहा था अपने डैड की मदद करने के लिए। फिर रास्ते में हाईवे पर दाई साइड बने एक छोटे और गंदे से मोटेल पर मैं रुका। उस वक्त काफी रात हो चुकी थी, लेकिन वो मेरे पास अकेला ही ऑप्शन था। मुझे ठीक से वो व्यक्ति याद नहीं जिसने मोटेल में मुझे चेक इन कराया। मैं बहुत जल्दी में था और थका हुआ भी था और बड़ी मुश्किल से अपनी आंख खोल पा रहा था। मुझे जहां तक याद है, मैं बेड पर बैठा, अपने जूते उतारे और मैंने देखा कि मेरा कमरा एक दूसरे कमरे से जुड़ा हुआ है। मैंने देखा कि उस दरवाजे पर ताला राइट साइड घुमा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सही तरह से लॉक हो रखा है। फिर मैं बेड पर लेटा और सो गया। फिर कुछ देर बाद मैं करवट लेकर सोने लगा। मुझे याद नहीं है कि मैं कब से और कितनी देर से सो रहा था। फिर जब मैं उठा तो वो एक बड़ी ही भयानक स्थिति थी। किसी ने मुझे पीछे से नुकीला चाकू चुभाया। मैं दर्द के मारे तेज चिल्लाया और बेड से गिर गया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से देखा तो मुझे एक गंदे से बालों के साथ पतला सा आदमी दिखा और फिर वो उस कमरे से भाग गया जो कमरा मेरे कमरे से जुड़ा हुआ था। फिर मैं पार्किंग की ओर भागा और दर्द से चिल्लाने लगा और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। और फिर नर्स ने मेरे पीछे से वो चाकू निकाला और फिर मैं कभी भी उस मोटेल पर मुड़कर नहीं गया। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं लग सका कि वहां पर क्या हुआ था और वो कौन था। मैं गर्मियों की छुट्टियों पर अपने दोस्त और उनके माता पिता के साथ पूरे दिन के लिए एक झील के किनारे गया था और रात में आग जलाकर हम खाना खा रहे थे। एक टेंट में उसके माता पिता रुके और मेरे दोस्त के पास अपना एक अलग टेंट था। मुझे याद नहीं कि वो कैंप साइट कहाँ पर था और अब मैं अपने दोस्त के साथ काफी लंबे टाइम से संपर्क में नहीं हूँ। लेकिन 15 साल बाद मुझे ऐसा लगता है वो एक सुरक्षित जगह नहीं थी कैंप के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रात मेरी आंख खुली करीब 3 या 4 बजे और अचानक देखता हूँ एक आदमी का चेहरा जो हमें टेंट के अंदर देख रहा था। उसने टेंट की जिप खोली जिससे वो अंदर झांक सके। वो एकदम पागल और अजीब लग रहा था। उसकी बड़ी आंखें थी और गंदे से बाल थे। मैं डर के मारे बिल्कुल जम गया था। मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता था। वो आदमी अपने सर को धीरे धीरे टेंट के अंदर दाएं से बाएं घुमा रहा था, जैसे मानो कि वो बेकाबू हो गया था। मेरे ख्याल से मेरा दोस्त मुझे तेज सांसें लेते हुए सुन पा रहा था क्योंकि वो भी जग गया था। उसकी प्रतिक्रिया भी ठीक मेरी तरह ही थी। हम वहां डर कर लेटे रहे। उस रहस्यमय इंसान को देखकर हमें डर लग रहा था। मैं पक्का नहीं हूं कि वो कितनी देर तक बैठकर हमें वहां देख रहा था। फिर भी लगभग उसे सर हिलाते हिलाते कई घंटे हो चुके थे। फिर हमने एक आवाज सुनी करीब से और उस आवाज के बाद वो आदमी वहां से फौरन गायब हो गया। हम उठे और टेंट से बाहर निकल कर आए और मेरे दोस्त के माता पिता भी अब बाहर आ गए थे, लेकिन वो आदमी तब तक कहीं दूर जा चुका था। मैं आज तक कैंपिंग के उस दिन से डरता हूं। जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरे पेरेंट्स मुझे दादी के पास लेकर गए। वो ग्रामीण इलाके में एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उनका घर बहुत छोटा था और उनके पास सिर्फ एक बेडरूम था। मेरी दादी एक बेड पर सो गई और मेरे पेरेंट्स दूसरे पर और मैं कुछ कुशन्स लगाकर जमीन पर सो गई। हम वहां पर कुछ हफ्तों के लिए रुके। मुझे काफी भयानक सपने परेशान किया करते थे। मैं हर रात डर कर चिल्लाते हुए उठती थी। मेरे पेरेंट्स मुझे शांत कराने की कोशिश करते थे और मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ। मैं उन्हें बोलती थी कि वहां एक आदमी है जो मुझे लेने आता है। मुझे अपने उस डर का कारण याद नहीं। मैं हर रात कमरे के कॉर्नर में एक खौफनाक परछाई देखा करती थी। पर्दे के पीछे वो एक डरावना काला आदमी था। मैं जो देख सकती थी वो एक साया था। वो लंबा था और उसके घने बड़े बाल थे। मैं डर कर देखा करती थी। वो मेरे करीब रेंगते हुए आता था धीरे धीरे और वो मेरे कानों में आकर कुछ फुसफुसाता था और मैं बस चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसने अपनी फिंगर अपने होठों पर रखी और बोला,
और पर्दों के पास गई, उन्हें पीछे खींचा और मुझे दिखाया कि वहां पर कोई भी नहीं है। और सच में वो अब तक वहां से गायब हो चुका था। और फिर जब छुट्टियां खत्म हुई, हम वापस अपने शहर में अपार्टमेंट चले गए और भयानक सपने बंद हो गए। उसके बाद से मेरी दादी हमेशा यहाँ आया करती थी, तो फिर हम कभी भी दोबारा छुट्टियों में उनके घर नहीं गए। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैंने उस आदमी के बारे में सोचना बंद कर दिया और फिर अंत में मैं उसको भूल गई। एक बार गर्मियों में जब मैं 13 साल की थी और मेरा छोटा भाई 5 साल का था, हम एक बार फिर से अपनी दादी के यहाँ गए। मेरे पेरेंट्स किचन में थे और दादी के साथ चाय पी रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि छोटे भाई को सुलाने के लिए तैयार कर दो। और जब मैं जमीन पर हम दोनों के सोने के लिए चटाई बिछा रही थी, तब मेरा छोटा भाई बेड पर बैठा हुआ था। मैंने नोटिस किया कि आज वो कुछ शांत है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो किसी चीज को बड़े गौर से देख रहा था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। फिर उसने झटके से अपना सर मेरी तरफ घुमाया और देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी दर्द से खुली हुई थी। उसने मुझे अपनी उंगली से इशारा करते हुए खिड़की की ओर दिखाया। वहां पर वही वो वाला आदमी खड़ा हुआ था। कहने की जरूरत नहीं, मैंने और मेरे भाई ने सारी रात किचन में सोते हुए गुजारी और फिर हम अपनी दादी के घर कभी भी दोबारा नहीं गए। मैं शिकागो में पिज्जा जॉइंट पर काम करता हूं और दुर्भाग्यपूर्ण से मेरे पास एक बेकार जिम्मेदारी है पिज्जा को डिलीवर करने की। अक्सर मैं अपने बॉस से हफ्ते के अंत में और रात में डे शिफ्ट के लिए पूछता हूं, लेकिन वो मेरी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती है और मुझे वही शिफ्ट देती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं जानता हूं कि कभी कभी पिज्जा डिलीवरी बॉय होना खतरे भरा होता है, लेकिन मैं इस चीज की कभी भी कल्पना नहीं कर सकता था जो कुछ महीने पहले मेरे साथ हुआ। एक कस्टमर था जो हमेशा हमें कॉल किया करता था। कभी वो फोन करके कॉल होल्ड पर रख देता था और कभी नॉर्मली पिज्जा ऑर्डर करता था और कभी कभी अजीबोगरीब आवाज निकाला करता था। उसकी इन हरकतों से हमें ये लगता था कि ये एक पागल व्यक्ति है जो हमारे साथ मजाक किया करता है। उसके दिए हुए ऑर्डर बड़े अजीब हुआ करते थे, जैसे मुझे एक लार्ज पिज्जा ऑर्डर करना है पाइनएप्पल मस्टर्ड और तुम्हारी खाल के साथ। मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ कि उसके कॉल आने से हमें किस तरह से डर लगा करता था। और जब भी उसका कॉल आता था तो हमें पता होता था क्योंकि उसका नंबर हमारे सिस्टम में सेव था। उसने कुछ महीने पहले कॉल किया नॉर्मली पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। ना कोई बकवास की, ना भद्दे कमेंट्स और ना कोई अजीब आवाज निकाली और अपना पता भी दिया। मैंने सोचा कि उस व्यक्ति को पिज्जा डिलीवर करना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा और जब मैं ड्राइविंग करके उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा वो जो जगह थी वो किसी भूतिया फिल्म के घर की तरह थी। वो ऐसी जगह थी जहां पर हम पिज्जा डिलीवर नहीं करते और ना ही वो शहर का ऐसा हिस्सा लग रहा था जहां से कई सारे ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं। वो घर करीब 100 साल पुराना लग रहा था और वहां थोड़ी भी लाइट नहीं चल रही थी, लेकिन मैं डरा नहीं था। मैं आगे बढ़ा देखने के लिए कि वो कैसा लगता है। जब मैं उसके गेट के सामने पहुंचा तो मैंने घंटी बजाई पर वो काम नहीं कर रही थी, तो मैंने नॉक किया। फिर मुझे याद आया कि मैं उसका सोडा तो भूल गया हूँ और मैंने सोचा कि ये तो अब मुझसे बकवास करेगा और मुझ पर गुस्सा भी करेगा। वहां से अभी तक कोई बाहर नहीं आया तो मैंने फिर से उस बड़े दरवाजे पर खटखटाया। फिर उसने दूसरी बार में खोला। उसने बहुत अजीब सा मास्क मुंह पर पहना हुआ था। फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। फिर मैंने उसे बताया कि वो पिज्जा कितने का है और मैं उसका सोडा भूल गया हूँ। फिर मेरे ख्याल से उसने नीचे देखा और कहा इट्स ओके और फिर उसने मुझे दोबारा देखा। मैं उसे करीब 5 सेकंड तक शांति से देखता रहा और फिर जब मैं उसकी बकवास से ऊब गया तो फिर मैंने उससे पैसे के लिए बोला। उसने कहा ठीक है और फिर मुझसे पूछा क्या मुझ पर कभी किसी ने हमला किया है। इससे पहले कि मैं बोलता नहीं और अगर किसी ने किया होता वो पछताता, तभी उसने अपना मास्क उतारा जो उसके मुंह पर ढका हुआ था। उसके बड़े बड़े निशान थे उसके मुंह के चारों तरफ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या था और क्या हो सकता था, लेकिन वो बहुत ही गड़बड़ दिखाई दे रहा था। वो मेरी तरफ देखकर हंसा। उसके सारे होंठ फटे हुए थे। मुझे लग गया था कि वो मेरे पैसे नहीं देगा और मैंने उससे बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। मैं वापस मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो मुझ पर चिल्लाया और दरवाजा जोर से उसने बंद कर दिया। वो बेवकूफ एकदम पागल था और मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई भी हरकत मजाकिया थी। आखिरी बार जब वो मुझ पर चिल्लाया तो बिल्कुल नरक जैसा डरावना था, लेकिन हाँ मुझे उससे ऐसी हरकत की उम्मीद थी।
उसके बाद उसने कई बार कॉल किया और हम उससे यही बोलते थे कि उसका नाम हमारी डिलीवरी लिस्ट में नहीं है। वो जब भी हमें कॉल करके हम पे चिल्लाया करता और हमें कोसा करता था। – 2015 की हैलोवीन ईव की बात है। मैंने अपनी 2 दोस्तों के साथ स्लीप ओवर का प्लान बनाया था, मीरा और जिया। मीरा बहुत डरपोक और नाजुक सी थी और जिया उतनी ही बहादुर। एनीवे, हम सब दोपहर के 3 बजे मिले और फिर मेरे घर के पीछे वाले बगीचे में हमने अपना टेंट लगाया। बहुत सुंदर टेंट था हमारा। हमने उसमें एक कालीन भी रखा जिससे वो आरामदायक बन गया। हमने अपना टेंट पीछे लगे बहुत पुराने गेट के पास लगाया। उस गेट में बहुत जंग भी लगा था। सब कुछ सेट हो जाने के बाद हम ट्रिक और ट्रीट खेलने के लिए चले गए। उस समय शाम के 7 बजे थे। हम अपने और दोस्तों से भी मिले और हमने बहुत मजे किए। फिर लगभग 10 बजे हम घर वापस आ गए। भगवान का शुक्र है कि मौसम अच्छा था और बारिश नहीं हुई और आसपास का माहौल भी काफी अच्छा था। हमारी शाम बहुत ही शांत और अच्छी जा रही थी। हमने खाना खाया और फिर ट्रूथ और डेयर भी खेला। जब बहुत ज्यादा रात हो गई तो फिर हम सोने चले गए। बगीचे की छोटी लाइट्स बहुत कम रोशनी दे रही थी और अंधेरा बहुत हो चुका था, तो हम आराम से सो गए। आधी रात हो चुकी थी और न जाने ऐसा कुछ हुआ कि हमारी नींद खुल गई। पीछे के गेट से चरमराती हुई आवाज आ रही थी। मीरा नींद से उठी। क्या तुमने ये आवाज सुनी? वो बहुत सहमी हुई थी और जैसे ही उसने ये बोला, हमें बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। हम सब नींद से जाग गए। जिया ने मीरा का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया ताकि वो डर के मारे चिल्ला ना दे। हम लोग वहीं चुपचाप बैठ गए और जैसे ही वो भारी आवाज हमारे कानों में पड़ी, क्या तुम बच्चों को कैंडी चाहिए? आवाज से वो कोई बूढ़ा आदमी लग रहा था। उसकी आवाज ऐसी बैठी हुई थी जैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सिगरेट पी हो। गेट खटखटाने की आवाज फिर से आने लगी। मैं जानता हूँ तुम सब यहीं हो, उसने फिर से बोला। मीरा की आंखों में आंसू भर गए और वो डर के कारण एकदम मूर्ति बन गई थी। तभी जिया ने मेरी तरफ देखा और इशारा किया। उसने मुझे अपनी उंगलियां दिखाते हुए 3 तक गिनना शुरू किया। 3 गिनते ही हम सब तेजी से वापस घर की ओर भागे। मुझे नहीं लगता आज जो हुआ वो मैं कभी भुला पाऊंगी। जैसे ही मैं घर के दरवाजे के पास जाकर मुड़ी, मैंने उस आदमी को देखा। उसके लंबे सफेद बाल थे, दाढ़ी बहुत गंदी और अजीब सी थी। उसका चेहरा बहुत डरावना था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई भूत था। शक्ल से वो भूखा लग रहा था, पर इंसान की तरह नहीं, किसी दरिंदे की तरह। ऐसा लग रहा था वो उसी समय हमें मार देता। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस गेट का दरवाजा लॉक था। बहुत कोशिश करी उस दरिंदे ने अंदर आने की, पर असफल रहा। कुछ देर बाद उसने अपनी पीछे की जेब से कुछ चमचमाता हुआ निकाला। वो एक बड़ा खंजर था। मैंने अपनी आंखों से देखा। डर के मारे हम घर के अंदर भागने लगे और चाबी से दरवाजा खोलते ही सीधा मेरी माँ के कमरे में पहुंचे। माँ ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, पर जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर झांका, उन्होंने हमें अपने कमरे के अंदर रहने को बोला और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया और पुलिस से बात करने लगी। वो फोन पर बात ही कर रही थी कि अचानक से मेरे घर के मेन दरवाजे से खटखटाने की आवाज आई। फिर ऐसा लगा कि कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बाहर से एकदम पुलिस कार के सायरन की आवाज आने लगी और माँ ने फोन रखा। सायरन की आवाज सुनते ही वो दरिंदा वहाँ से भागने लगा और थोड़ा दूर जाते ही वहाँ से गायब हो गया। पुलिस उस आदमी को पकड़ नहीं पाई क्योंकि वो आदमी किसी को दिखा ही नहीं। हमने सारी कहानी पुलिस को बताई, पर वो फिर भी उस दरिंदे को ढूंढने में असफल रहे क्योंकि आसपास भी किसी को कोई खबर नहीं थी। हमारा हैलोवीन इवनिंग पूरी तरह से तबाह हो चुका था। फिर हम तीनों घर की लॉबी में ही सो गए, या ऐसा मान लो कि सोने का सिर्फ दिखावा करा। मैं लगभग 10 साल की थी जब मेरे साथ ये घटना घटी। मैं और मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स और हमारी मम्मी पापा वेकेशन के लिए टर्की गए हुए थे। एक रात मैं और मेरे दोनों फ्रेंड्स मेरे ही रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमारे पेरेंट्स
होटल की रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। होटल के रूम्स बुरे नहीं थे, बल्कि काफ़ी सेफ ही लग रहे थे। हमें अपने रूम में काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम टीवी देखते देखते मोनोपोली खेल रहे थे। मगर जो उस रात हुआ वो बात मुझे आज भी डराती है। रात के 1 बज गए थे और हमारे पेरेंट्स अभी तक रूम्स में नहीं लौटे थे। हमारे पेरेंट्स अभी भी होटल के रेस्टोरेंट में हैं। हाँ, उन्होंने तो कहा था वो 11 बजे तक लौट आएंगे। दोस्तों, दरवाजे पे कोई खटखट कर रहा है। ये ज़रूर रूम सर्विस वाले होंगे। दोस्तों, मुझे लगता है हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। मैं सिर्फ 10 साल की थी और मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो बस हम 3 बच्चे ही थे रूम में और हमें पता भी नहीं था कि हमें अब करना क्या चाहिए। तभी अर्जुन ने बोला, अरे बस ये रूम सर्विस ही है। दरवाजे की दूसरी ओर से एक बड़े से आदमी की आवाज़ आई, हेलो बच्चों, दरवाज़ा खोलो। और जब हमने ये सुना तो हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। दरवाज़ा खोलो, उसने दोबारा गुस्से से कहा। मैं डर के मारे रोने लग गई थी, क्योंकि मुझे पता था वो रूम सर्विस वाला नहीं है, क्योंकि वो हमसे टर्की में बात ना करके हिंदी में बात कर रहा था। तभी अचानक से हम तीनों को रूम के खुलने की आवाज़ आई। शायद उसके पास एक नकली चाबी भी थी। तभी अर्जुन ने हम दोनों का हाथ पकड़ा और बाथरूम की ओर भागा छुपने के लिए। वो आदमी दरवाज़ा पीटते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाने लगा, तुम्हारे पास फ़ोन है ना? ये हमारी सिर्फ किस्मत ही थी कि अर्जुन की मम्मी उसको अपना फ़ोन दे के गई थी इमरजेंसी के लिए। तो अर्जुन ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपने पेरेंट्स को कॉल करा और उन्हें पूरी बात बताई। और जब तक वो आए तब तक वो आदमी वहाँ से भाग चुका था। हमें सब झूठा समझ रहे थे, जब तक होटल की मैनेजर ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं दिखाई थी और पुलिस ने उस आदमी को कुछ ही दिनों में पकड़ लिया। वो आदमी एक बहुत बड़ा साइको क्रिमिनल था। ये हमारी बस किस्मत ही थी कि वो उस रात हमें पकड़ नहीं पाया। मैं उस रात को आज तक नहीं भूल पा रही, क्योंकि वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़राब रात थी।